हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे खैर मकदम है। एक बार फिर से सेट 2 लेकर हाजिर हूँ मैं। इसमें हम बात करेंगे 51 से 100 तक की बात किया था मैंने, उसको लेकर आगे चलेंगे। आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि आप बीएड एंट्रांस का टेस्ट देने जाएंगे तो आपको किस तरीके से सोचना है। एक मुअल्लिम बनने जा रहे हैं आप। अगर एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी हम सिर्फ करते हैं तो हमें आईएएस ऑफिसर जैसा जहन होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर जैसी सोच होनी चाहिए। हम इंटरव्यू में वही दिया जाता है। आप अगर वाइवा इंटरव्यू देखेंगे तो क्या होता है कि वो एक आईएएस पहले बोल दिया होता है कि मैं आईएएस बन गया हूं। इंटरव्यू देने से पहले उसे आईएएस की तरीके से पूरी चीजें कवर करनी होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट कैसे संभाला जाता है। वैसे ही एक मुअल्लिम होता है कि मुअल्लिम को सारी चीजें फराहम की जाती है। एक तलबे को फराहम करना है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से सोच डेवलप करनी है अपनी और तलबा की भी। तो वो सारी चीजें हम बीएड में सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करेंगे आज 51 से 100 क्वेश्चन की। इस टोटल को मैं कवर करूंगा और एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। एक एक करके पूरा डिटेल का एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट की कि समाजी उलूम हिस्सा 2 पार्ट 2। जेल में कौन सा मादी वसाइल है? कौन सा मादी वसाइल है? मादी वसाइल कौन है? मुअल्लिम, तख्त सियाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मादी वसाइल है, ये है मुअल्लिम। मुअल्लिम मादी वसाइल है, थे ना? मादी वसाइल मुअल्लिम है। दूसरा है कि नन रिन्यूएबल गैर काबिल तजदीद वसाइल कौन सा है? मतलब जो एक फॉर्म में है अगर दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता है। लोहा को अगर पिघला दें तो फिर वो लोहा ही रहता है। सोना को पिघलाने के बाद सोना ही रहता है। चांदी चांदी रहता है। लेकिन कोयला को जब हम उसे जलाते हैं तो वो राख हो जाता है, फिर नन रिन्यूएबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोयला आंसर होगा इसका। जमीन में अपनी महूर पर घूमती है। जमीन अपने महूर पर कैसे घूमती है? मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, क्या है तो शुमाल से जुनूब, ए और बी दोनों। तो ये घूमती कैसे है? ये घूमती है मगरिब से मशरिक। कैसे घूमती है? मगरिब से मशरिक, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो ये जब घूमती है तो जिसकी ये घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? महूर। महूर पर घूमती है तो इसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये रोटेशन कहते हैं तो रोटेशन कितना घंटा करती है? ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड करती है, जिससे के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन और रात किसके? इसी रोटेशन के कारण होता है। मगरिब से मशरिक ये चक्कर लगाती है सूरज का। ठीक है, तो इसे हम उसी के कारण दिन और रात होते हैं, उसी के कारण दिन और रात होते हैं। अब होता है कि जमीन या कसरह अर्ज का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? कसरह अर्ज का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट सबसे ऊपरी सतह होता है। क्रस्ट जब ये जमीन होता है तो जमीन के अंदर एक पार्ट होता है। ठीक है, वो 3 पार्ट में बने होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी चट्टान। इसमें क्या होता है? सायल और सीमा होता है। इसमें 2 तरीके होते हैं, सायल और सीमा होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। दूसरा होता है कि मेंटल, ये होता है। दूसरा क्या होता है? मेंटल होता है। और तीसरा होता है आउटर प्लैनेट, जिसको कोर कहते हैं। सॉरी, आउटर होता है, ये कोर कहलाता है। सेंटर, मेन सेंटर क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ठीक है, लेकिन जमीन का सारा अर्थ का सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है। ठीक है ना? कोर बना होता है फेरस और निकेल से बना होता है। किससे बना होता है? फेरस और निकेल से बना होता है कोर। अब आता है सूरज के सबसे करीब का सैयारा कौन सा है? सबसे करीब का सैयारा कौन सा है सूरज का? तो वो है आतारत। क्या है? आतारत। मरकरी जो है वो सबसे करीब का सैयारा है। ठीक है, उसके बाद आया था वेनस, ज़ोहरा, उसके बाद अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है ना? प्लूटो उसी को कहते हैं, नेपच्यून को ही प्लूटो। ठीक है, अब होता कैसे कैसे है? ये सन हुआ। ठीक है, तो सन के बाद कौन सा आता है? वेनस आता है, मरकरी आता है, फिर वेनस आता है। ठीक है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। ठीक है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है। ठीक है ना? जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, ये सारे चीज आते हैं।
अब क्या होता है कि इस चार को, शुरू के चार को क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, और लास्ट के चार को आउटर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो किस मुल्क में वाक़ है, तो ये कहाँ वाक़ है, ये पाकिस्तान में वाक़ है। कहाँ वाक़ है, पाकिस्तान में वाक़ है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है, मुल्क चीन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है मंदारिन। मंदारिन सबसे ज्यादा चाइना में बोली जाती है, ठीक है। मंदारिन ये लैंग्वेज है, जबान है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से गंगा को जाना जाता है। किस मुल्क की हदूद नेपाल के हदूद से नहीं मिलती, किसकी नहीं मिलती, तो बांग्लादेश की हदूद नेपाल से नहीं मिलती, ठीक है। अब आता है कि वास्को डिगामा भारत की कालीकट में किस सन में दाखिल हुआ। ये दाखिल हुआ वास्को डिगामा कालीकट में 1458 को। राजा जमोरिन इसका वेलकम करता है कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। अब कालीकट कहाँ है, कमेंट में लिखकर बताएं। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के किसानों को कौन सा फसल उगाने के लिए मजबूर किया, चावल, गंदुम, नील, चना। गंदुम मतलब गेहूं, चावल, नील, गंदुम, गेहूं, चना। तो ये नील के लिए किया। नील कहाँ, चंपारण के अंदर जब बहुत सारे क्या तो सता रहे थे उसे, मतलब परेशान कर रहे थे अंग्रेज, समझे। तो उस वक्त यहाँ के राजकुमार शुक्ल वहां के जो किसान थे वो महात्मा गांधी के पास आए, और महात्मा गांधी यहाँ से 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। वही नील सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का 1917 ही था, चंपारण सत्याग्रह। 1857 की पहली जंग आजादी की क़यादत किसने की। पहली जंग आजादी नाम दिया गया 1857 को, ठीक है। इसकी आजादी इसको किसने किसने क़यादत की थी, तो इसकी क़यादत बहादुर शाह जफर ने की थी। बहादुर शाह जफर को इसे पकड़ करके रंगून भी भेज दिया गया था, वहीं ये दफन हो गए, ठीक है। मोहनजोदारो का सिंधी जबान में क्या माना है, इसका मतलब क्या होता है सिंधी जबान में, तो इसे कहते हैं मरने वालों का टिला। इसे क्या कहते हैं, मोहनजोदारो को मरने वाले का टिला कहते हैं। अशोका तख्त पर कब बैठा, अशोका तख्त पर कब बैठा है, 268 बीसी, 260 बीसी, 78 बीसी और 280 बीसी। अब ये क्या कहलाता है, बीसी क्या होता है, ये होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, और एडी आफ्टर दैट, ईसा अलैहिस्सलाम के डेथ के बाद। एडी शुरू होता है ईसवी, है ना, और ईसा मसीह, और बीसी बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 268 बीसी में ये तख्त पर बैठा था, और 263 बीसी में कलिंग युद्ध भी होता है, ठीक है, जिसके बाद ये त्याग दिया था, मारकाट मतलब नहीं करना है, ये छोड़ दिया था। कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबे में है, कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबे में है, तो किस सूबे में है ये है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में ये कलिंगा है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तरबियत और तालीम दी थी, ये दिया था चाणक्य ने। चाणक्य ने इसको तालीम दी थी। चाणक्य जब घनानंद के दरबार में था, तो घनानंद के दरबार में इसका क्या तो मजाक उड़ाया गया, जिसमें चाणक्य को बुरा लगा, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो काबिलियत देखी, तो इसे वो ट्रेनिंग दिया, और चाणक्य ने तरबियत तालीम दी। इसके टीचर चाणक्य थे, ठीक है। मुगल सल्तनत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भी थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी थी, मतलब कुतुब लिखी थी। मुगलिया सल्तनत के किस बादशाह की दौरे हुकूमत सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ी सल्तनत थी औरंगजेब बादशाह के टाइम में, ठीक है, सबसे बड़ी सल्तनत थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। दर्जा झेल के हुक्मरानों की तारीखी तरबियत क्रोनोलॉजिकल में दें। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्ताना, शमसुद्दीन अल्तमश। ये सब गुलाम खानदान से थे। किस खानदान से, दहली सल्तनत के गुलाम खानदान से ये चार बादशाह थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्ताना, शमसुद्दीन अल्तमश। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बने 1206 से 10 तक रहे। कब तक रहे, 1206 से 10 तक रहे। उसके बाद आता है आराम शाह, 1210 से 11 तक रहे, सिर्फ 1 साल रहे। कब, 1210 से 11 तक रहे। फिर 1236 से 40 तक रजिया सुल्ताना थी। कौन थी, रजिया सुल्ताना। और 1211 से 36 तक शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। कौन थी, रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था आराम शाह, बना था आराम शाह के बाद शमसुद्दीन अल्तमश, फिर रजिया सुल्ताना। तो ये क्रोनोलॉजिकल सेट करने में डी आंसर सही है, ठीक है। ये सब थे गुलाम खानदान के बादशाह, ये चार।
गुलाम किसका क्या, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? महमूद गजनवी का। किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? गौरी का गुलाम था। गोलकुंडा किला को किस मुगल बादशाह ने फतह किया था? तो इसे किसने फतह किया? इसे औरंगजेब बादशाह ने फतह किया। किसने किया? औरंगजेब बादशाह ने गोलकुंडा को जीता था। गोलकुंडा को बनाया किसने था? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुबुल मुल्क ने बनाया था। किसने बनाया था? कुली कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा फोर्ट बनाया था। ठीक है। औरंगजेब ने कब इसे जीता था? 1686-87 में जीता था। कब जीता था? 1686-87 में से जीता। सुल्तान महमूद गजनवी ने गंधार अफगानिस्तान में किस बादशाह को शिकस्त दी थी? तो राजा जयपाल को दी थी। महमूद गजनवी ने किसे दी थी? राजा जयपाल को। कब दी थी? तो ये दी थी 1001 ईस्वी में। कब दी थी? 1001 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब हुआ? ये हुआ 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम हुआ। इसको किसने किया? एओ ह्यूम इसके सदर थे। एओ ह्यूम के सरबराह में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम किया गया। अब किसके टाइम में हुआ? कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन वायसराय थे उस वक्त 1885 में। उन्होंने ही कहा था। ये हुआ कहां था? मुंबई के पूना में। ठीक है। पहले कौन अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले सदर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले सदर कौन थे मुस्लिम? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तीसरा सेशन चल रहा था तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ठीक। उसके बाद आता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर कब बने? तो ये बने थे 1923 में। कब बने थे? 1923 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने थे। अब आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद किस शहर में पैदा हुए? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। अच्छा, इनकी वफात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अच्छा, पैदा कब हुए? 11 नवंबर 1888 को। कब पैदा हुए? 11 नवंबर 1888 को। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे इन्हीं की याद में मनाते हैं। ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था? मोहम्मद खैरुद्दीन और माँ आलिया थी। बीवी का नाम क्या था? अहलिया का? जुलेखा बेगम। क्या नाम था? जुलेखा बेगम वाइफ का नाम था इनके। इनकी वफात कब हुई? 22 फरवरी 1958 को। कब हुई? 22 फरवरी 1958 को हुई थी। भारत रत्न इसे कब मिला? 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1923 के विशेष अधिवेशन में और सबसे कम उम्र में बने थे। ठीक है। और ज्यादा दिन तक भी रहे थे। हिंदुस्तान की किस रियासत में कपास की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? किस रियासत में कपास की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? तो ये होती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में कॉटन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कहाँ होता है? उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा लेकिन कॉटन गुजरात में होता है। भूदान तहरीक के बानी कौन थे? भूदान तहरीक के बानी आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के भूदान तहरीक के बानी थे। टीपू सुल्तान किस सन में तख्त नशी हुए? टीपू सुल्तान तख्त नशी हुए 1782 में। हैदर अली के मर जाने के बाद, हैदर अली इनके वालिद मोहतरम थे। हैदर अली मैसूर में लड़ते हुए जंग में मर जाते हैं तो उनके बाद टीपू सुल्तान ही तख्त नशी होता है और ये 1782 में होते हैं। टीपू सुल्तान ने ही कहा था कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जिया जाए। कॉफी हिंदुस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा होती है? तो वो कहाँ होती है कॉफी सबसे ज्यादा? कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? कॉफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। उसके बाद कहाँ होती है? केरला में होती है। ठीक है। कॉफी सबसे ज्यादा मुल्क में कोई कंट्री करता है तो वो चिली। कॉफी सबसे ज्यादा चाइना ही करता है, सॉरी ब्राजील करता है। कॉफी सबसे ज्यादा कौन करता है? ब्राजील करता है। गांधी जी ने दांडी मार्च की क़यादत कहाँ शुरू की? दांडी मार्च की क़यादत साबरमती आश्रम गुजरात से अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। उन्होंने साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश भी किया था गांधी जी ने। उसको पाक स्ट्रेट है ना, पाक जलसनवेगी किन 2 मुल्कों को अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया के नीचे से और श्रीलंका जो यहाँ बसा हुआ है, श्रीलंका के बीच ये पाक स्ट्रेट है। ठीक है। ये पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया के बीच है। किसके बीच है? हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। ठीक है। मंदरजा झील में दिए गए नदियों में कौन सी नदी दारवादी रिफ्ट वैली में बहती है? कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है बी और सी दोनों।
ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों बहती है। ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग साइमेट हिंदुस्तान के किस शहर में वाक़ है? यह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ये कहाँ स्थित है? यह है प्रयागराज में वाक़ है। किस में वाक़ है? प्रयागराज यूपी में। सबसे ज्यादा तांबा कॉपर करने वाला मुल्क ये कौन सा मुल्क है? यह है चिली। सबसे ज्यादा कॉपर पैदा करता है तो वो चिली करता है। कौन करता है? चिली करता है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर कौन करता है? मध्य प्रदेश। कौन करता है? एमपी। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इंडिया में कॉपर करता है और वर्ल्ड में चिली करता है। ठीक है। अब आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पैदा होती है? सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में पैदा होती है? तो वो होती है चाइना में। कहाँ होती है? चाइना में सबसे ज्यादा होती है। अब चाइना में सबसे ज्यादा होती है, इंडिया में कहाँ होती है? असम में होती है सबसे ज्यादा। कहाँ होती है? असम में। ठीक है। पामीर नोट किस मुल्क में वाक़ है? पामीर नोट ये किस मुल्क में वाक़ है? ये तजाकिस्तान में वाक़ है। किस में वाक़ है पामीर नोट? पामीर नोट तजाकिस्तान में वाक़ है। तमाम अक़लियतों को हिंदुस्तान में अपनी तालीमी इदारा कायम करने और उसका इंतजाम करने का हक आइन के किस दफा में है? तो ये दफा 30 में है। आर्टिकल 30 कहता है कि हिंदुस्तान में अपनी तालीमी इदारा कायम करने का और उसके इंतजाम करने का हक है। ठीक है। 2014 के लक्षद्वीप पार्लियामेंट्री हल्के से मेंबर पार्लियामेंट कौन थे? मोहम्मद फैसल पीपी। मोहम्मद फैसल पीपी 2014 में उस वक्त थे। अभी देख सकते हैं 2019 में कौन हुए हैं। इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले गोवा किसके कब्जे में था? तो ये पुर्तगाली के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? 1961 को पुर्तगाल छोड़ देता है और ये इंडिया का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। पुर्तगाली ने सबसे पहले वहीं आए थे और वहीं से सबसे आखिर में गए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पैदा करने वाला मुल्क ये मुल्क है। सबसे ज्यादा पैदा करने वाला तो वो कौन है? वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया, तीसरे नंबर पर रूस आता है। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में कुल कितनी कौमी सियासतें हैं? कौमी सियासतें अभी टोटल 8 है। इससे पहले 7 थी। कितनी थी? 7 थी पहले, लेकिन अब 8 है। ठीक है। और क्या है तो स्टेट पार्टी कितनी है टोटल? टोटल 52 स्टेट पार्टी है। कितनी स्टेट पार्टी है? 52 स्टेट पार्टी है और 8 नेशनल लेवल पार्टी है। हिंदुस्तान में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? तो ये है क्या तो 7। कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है। हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम वजीर दाखिला थे। पहले मुस्लिम वजीर दाखिला कौन थे? वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले वजीर दाखिला थे। ठीक है। अब आता है कि 1996 के आम इंतखाब के बाद बीजेपी की हुकूमत कितने दिनों तक चली? ये चली थी 13 दिन तक। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त हुकूमत में थे और सबसे कम दिन के प्राइम मिनिस्टर वही बने थे, 13 दिन के। ठीक है। आरटीई राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कब पास हुआ? ये पास हुआ था 4 अगस्त 2009 को। कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था। और इंप्लीमेंट कब हुआ था? लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल। कयाम में कब आया था? ये 1 अप्रैल 2010 को। कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को। अगर कहा जाए कि कब कयाम में आया तो 1 अप्रैल 2010, और कब पार्लियामेंट में पास हुआ तो ये 4 अगस्त 2009। हिंदुस्तान की कितनी फीसद अवाम ज़राअत पर मुनहसर करती है? तो ये कितनी फीसद करती है? 61.5%। ठीक है। हिंदुस्तान में पहली बार डिमोनेटाइजेशन का जर का रिवाज बंद करने का अमल कब हुआ? मतलब क्या तो जर मतलब पैसा को बंद किया कब? क्या डिमोनेटाइजेशन? ये 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे आकर कहा बंद हो जाएगा नोट, तो इसे डिमोनेटाइजेशन कहा गया। 500,000 के नोट बंद हुए थे। आरबीआई ने सबसे पहले कागज का नोट पेपर करेंसी किस साल जारी किया? ये जारी किया था 1938 में। कब किया था? 1938 में करेंसी जारी किया था। 1907 में आरबीआई बैंक रिजर्व कायम कब हुआ? तो ये 1935 में हुआ। ठीक है। रंगराजन कमेटी के तहत 1935 में स्टैब्लिश हुआ। कितने अप्रैल को? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हुआ। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास 25वें गवर्नर है। कितने में गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। अब करते हैं बात 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान के किस सूबे में खानदगी शरह सबसे कम है? सबसे कम है बिहार में। कहाँ है? सबसे
कब बिहार में है और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है केरल में। कहाँ है सबसे ज्यादा? केरल में। 99.99% वहाँ एजुकेटेड है भाई। सफेद इनकलाब का ताल्लुक किससे है? सफेद इनकलाब का ताल्लुक दूध की पैदावार से है। ठीक है, दूध की पैदावार से सफेद इनकलाब का ताल्लुक है। मछली पालन कह तो इसका किससे है? ज्यादा अनाज पैदावार, हरित क्रांति कह तो सरसब्ज रिवॉल्यूशन, सरसब्ज इनकलाब आया था तो उसमें हुआ था। क्या तो तालीम को हिंदुस्तान की कौन सी फहरिस्त में शामिल किया गया? ये फहरिस्त है मुश्तरका फहरिस्त, मुश्तरका फहरिस्त में शामिल किया गया। इसे शामिल किया गया मुश्तरका फहरिस्त में। पहले ये मरकजी फहरिस्त में था। किसमें था? मरकजी फहरिस्त में, लेकिन इसे अमेंडमेंट करके इसे मुश्तरका फहरिस्त स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। ये रहा हमारा दूसरा सेट कंप्लीट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। अब दूसरा लेकर के आ रहे हैं, वो होगा बीएड के दूसरा 2018 का क्वेश्चन हो सकता है, या 2019 का 17 का क्वेश्चन हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं लेकर आता रहूंगा। 4-5 सेट बना रहा हूं मैं। टोटल डीएलएड के भी आ रहे हैं, सारे डीएलएड बीएड सबों के लेकर के आ रहा हूँ मानू के, और सारी नोटिफिकेशन आपको देता रहूंगा। इसी तरीके से बने रहें हमारे चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कौन सा सवाल आपको रह चुका है, किस पर वीडियो बनाएं। ये सारी चीजें आप कमेंट में लिखकर बताएं, हमें खुशी होगी कि आपने सीखा हमसे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।